अस्सलाम वालेकुम बेटा। ऐसा है कि सेकेंड ईयर से आप लोगों का लेक्चर चल रहा था और वो लेक्चर था आपका रमूज़ व औक़ाफ़ के हवाले से। रमूज़ व औक़ाफ़ के हवाले से पहली 4 अलामतें यानी सक्ता, वक्फ़ा, राब्ता और ख़त्मा हम पढ़ चुके थे। आपको बताया गया था कि सबसे मुख्तसर ठहराव सक्ता कहलाता है, उससे ज़्यादा ठहराव वक्फ़ा कहलाता है और सक्ता और वक्फ़ा से ज़्यादा ठहराव राब्ता कहलाता है और फिर जुमले की तकमील या जुमले को ख़त्म करना ख़त्मा कहलाता है। इससे मुतालिक मुमकिन सवालात जो बन सकते थे, सवालात का मकसद मतलब यहाँ MCQs हैं, वो आपको साथ साथ बता दिए गए थे। आपको ये भी बताया गया था, एक फार्मूला छोटा सा बनाया था हमने इन 4 तारीफ़ों को याद करने के लिए, और वो एक लफ्ज़ सूरख था। यानी सूरख से हम 4 अल्फाज इकट्ठे तैयार कर सकते हैं। सीन से सक्ता, वाव से वक्फ़ा, रे से राब्ता और खे से ख़त्मा। ये 4 हो गए हमारी तारीफ़ें। इसके बाद हमने 4 ऐसे याद कर ली। अब हम वो देखते हैं जिनसे यहाँ हम लफ्ज़ से तारीफ़ निकाल सकते हैं। जैसे अगली अलामत हमारी है तफसीलिया की। ये तफसीलिया है। हस्बे मामूल वही सवालात जो हमने वहाँ बनाए थे वो हम देखते हैं। तफसीलिया से पहला सवाल आपका अलामत का बनेगा। ये तफसीलिया की अलामत है जो आमतौर पे आप तशरीह में इस्तेमाल करते हैं। गलत इस्तेमाल करते हैं वहाँ हम। यहाँ मैं इसके साथ साथ वो भी आपको डिफ़ाइन करता जाऊँगा। पहला सवाल अलामत की निशानदही कीजिए। अगला सवाल हमारा अंग्रेज़ी में क्या कहलाता है। ये डैश है और ये कॉलन है। ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, डैश एंड कॉलन। आप देख भी सकते हैं अलामत में एक छोटा सा डैश लगा है, उसके बाद कॉलन राब्ता की अलामत लगी है। ये इसकी अंग्रेज़ी हो गई। और फिर इसके बाद तफसीलिया का मुतबादिल नाम नहीं है। आगे बढ़ते हैं तफसीलिया से मुतालिक मुमकिना सवालात की तरफ जो MCQs हमारे बन सकते हैं। पहला MCQ, इबारत या जुमले में किसी चीज़ की तफसील देने के लिए लगाई जाने वाली अलामत हमारी तफसीलिया बनेगी। एक सवाल पूछ सकता है, इतना लंबा चौड़ा सवाल नहीं पूछेगा, आपके जहनों में रहे। वो सवाल सिर्फ ये पूछेगा कि जुमले या इबारत में या सिर्फ इतना सवाल तफसील देने के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल की जाती है। ये लंबा चौड़ा सवाल नहीं आएगा। अगला सवाल हमारा यहाँ बनेगा, इस अलामत के बाद जुमला नई सतर से शुरू होता है। नई सतर से शुरू होता है। ये हमारा एक और सवाल हो गया।
इसके बाद तीसरा सवाल हमारा बन सकता है, वो आपसे पूछेगा कि दर्ज झेल हसब झेल ये हैं, ये रही। जैसे अल्फाज के बाद भी ये अलामत लगाते हैं। ये हमारा एक और मुमकिन सवाल हो गया। ये आप लोगों के जहन में रहे कि जो नोट्स पिछले साल जैसे आपको बनवा के दिए थे हमने शेर इस्तिलाहात और इल्म बयान से मुताल्लिक, और फिर तमाम के तमाम सवालात के जवाबात उसमें मौजूद थे, इसी तरह यहाँ भी जो कुछ आपको इसमें लिख के दिया जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, इसी में से आपके मुमकिन सवालात आएंगे। तोड़ मरोड़ के भी नहीं आएंगे, करीब करीब ऐसे ही आएंगे जैसे आपको यहाँ लिख के दे रहे हैं। अब हम साबित करते हैं किसी चीज़ की तफसील देने के लिए वो आपको मिसाल भी दे सकता है। वो यहाँ से सवाल पूछ सकता है, ये सवाल पूछ सकता है, ये सवाल पूछ सकता है, या वो कोई मिसाल दे दे। मसलन आम के फ़वाइद दर्ज झेल हैं। आम के फ़वाइद दर्ज झेल हैं। ये अलामत आ गई। या अल्लामा इकबाल की मशहूर तसानीफ़ ये हैं। अलामत मांगेगा आपसे, जगह खाली छोड़ेगा, आप यहाँ अलामत की निशानदही करेंगे। आज हाज़रीन मजलिस की तादाद ये रही। अलामत आ गई। और सवाल दे सकता है, उर्दू के मशहूर शुरा के नाम हसब झेल हैं। जगह खाली छोड़ेगा, आप बताएंगे ये हो गया। अब आप वापस पलट आएं अपने पहले सवाल की तरफ। इबारत में किसी चीज़ की तफसील देने के लिए लगाई जाने वाली अलामत। हम तफसील दे रहे हैं आम के फ़वाइद की। हम तफसील दे रहे हैं अल्लामा इकबाल की मशहूर तसानीफ़ की। हम तफसील दे रहे हैं हाज़रीन मजलिस की तादाद की। हम तफसील दे रहे हैं उर्दू के नामवर शुरा की। आगे समझ लेंगे। अगला सवाल हमारे पास है, इस अलामत ये छोड़ दें, आगे मैं रफ में समझाता हूँ आपको। इसके बाद हमारे पास है दर्ज झेल हसब झेल ये हैं, ये रहा, ये रही। जैसे अल्फाज के बाद वो आपसे पूछेगा कौन सी अलामत इस्तेमाल करते हैं, सवाल आएगा। तो दर्ज झेल ये हैं, ये रही, हसब झेल ये भी इन जुमलों में इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके बाद हमने कहा कि इस सतर के बाद जुमला, इस अलामत के बाद जुमला नई सतर से शुरू किया जाता है। ये रफ कागज़ है हमारा। आम के फ़वाइद, मैं मिसाल से समझा रहा हूँ आपको, ऐसे आएगा नहीं माना। दर्ज झेल हैं। दर्ज झेल का मतलब है नीचे लिखे हुए हैं। तो इट मीन आपके फ़ायदा नंबर 1, फ़ायदा नंबर 2, फ़ायदा नंबर 3,
फ़ायदा नंबर 4, इकबाल की मशहूर तसानीफ़ ये हैं। इकबाल की मशहूर तसानीफ़ ये हैं। इस अलामत के बाद जुमला नई सतर से शुरू किया जाता है। तसनीफ़ नंबर 1 ये है, तसनीफ़ नंबर 2 ये है, तसनीफ़ नंबर 3 ये है और तसनीफ़ नंबर 4 ये है। तो तीसरी मिसाल हमने वहाँ दी थी। समझाने के लिए आपको मैंने मिसालें यहाँ दी हैं कि इस अलामत के बाद जुमला हमेशा नई सतर से शुरू किया जाता है। तो नई सतर से ऐसे शुरू हो जाएगा ये। अब हम तशरीह की हेडिंग देते हैं, समझा दूँ साथ साथ आपको। तो अलामत कौन सी इस्तेमाल करें? बास का कहना है ये इस्तेमाल करें। ये अलामत कौन सी है? ये अलामत राबता की है। इसे अंग्रेज़ी में कॉलन कहा जाता है। ये कब इस्तेमाल होती है? ये इस्तेमाल होती है अक़वाल और ज़रबुल इमसाल के लिए। अक़वाल और ज़रबुल इमसाल के लिए। इसका मतलब है तशरीह में जो हम अलामत लगाते हैं, ये अलामत गलत लगाते हैं, ये हमें नहीं लगानी चाहिए। फिर तशरीह में हम अलामत ये भी इस्तेमाल करते हैं। बाज़ का कहना है जी ये अलामत लगाई जाएगी, इस पर अक्सर बहस चल रही होती है, ये भी आपने पढ़ी है। इस अलामत के लिए दर्ज झेल, हसब झेल जैसे लफ्ज़ शामिल होना ज़रूरी हैं, जो कि तशरीह में हम लिखते नहीं हैं। इस अलामत के बाद जुमला नई सतर से शुरू करते हैं। अभी मैंने लिखवाया आपको, सतर से शुरू करते हैं। और हमने लिखवाया इसमें कि किसी चीज़ की तफसील देने के लिए। तो ये अलामत यहाँ ये अलामत भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हम लोग पहले बुनियादी चीज़ हम दर्ज हसब जैसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। तो ये अलामत भी गलत है, ये अलामत भी गलत है। इसलिए कहा जाता है कि आप जो अलामत भी लगा दें वो गलत तसव्वुर नहीं की जाएगी। मुमतहिन हज़रात इस बात की अक्सर गलती निकालते हैं, तो गलती नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि ना तो ये अलामत पूरी उतर रही है, ना ये अलामत पूरी उतर रही है। इसका मतलब है हम ये अलामत लगाएं या ये अलामत लगाएं। हाँ, जो मुस्तामिल अलामत है, जो इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं होती है, वो अलामत ये है। इस अलामत को इस्तेमाल कर लें तो निस्बतन ज़्यादा बेहतर होगा। ये हो गया बेटा आपका रमूज़ो काफ से पाँचवीं अलामत हमारी, और वो अलामत हमारी आ गई किसकी? तफसीलिये की। आगे बढ़ते हैं, अगली अलामत देखते हैं। अलामत नंबर 6, ये हमारी जनाब अलामत नंबर 6 है, और ये हम यहाँ बनाते हैं वावैन की। वावैन आप अंग्रेज़ी में पिछले साल इन्वर्टेड कामास के नाम से पढ़ चुके। पहला सवाल वावैन से मुताल्लिक जो बन सकता है वो बनेगा आपका इसकी अलामत का। उल्टे वाव इधर, उल्टे वाव इधर, ये हमारी अलामत हो गई। इसके बाद अगला सवाल बनेगा इसका, वावैन को अंग्रेज़ी में क्या कहा जाता है? इन्वर्टेड कामास कहा जाता है। इन्वर्टेड कामास। इसके बाद इससे मुतालिक मुमकिन सवालात। पहला सवाल, किसी का कॉल नकल करने के लिए, ये हमारा एक सवाल हुआ। ये अलामत लगाते हैं, सवाल पूछा जाएगा। कॉल नकल करने के लिए अलामत लगाई जाती है वावैन की। और सवाल बनेगा, किसी की
कही गई बात हूबहू नकल करने के लिए ये अलामत लगाते हैं। फिर सवाल बनेगा किसी पर तंज करने के लिए ये अलामत इस्तेमाल की जाती है। ये अलामत लगाते हैं, सवाल आएगा ये। फिर सवाल आ सकता है किसी लफ्ज़ को मखसूस करने के लिए ये अलामत लगाते हैं। ये हो गए हमारे 4 सवालात। इससे मिसाल आ सकती है, इससे मिसाल आ सकती है, इससे मिसाल नहीं आ सकती, सिर्फ सवाल आएगा। इससे मिसाल नहीं आ सकती, सिर्फ सवाल आएगा। एक सवाल और बन सकता है किसी इक्तिबास को नकल करने के लिए भी ये अलामत लगाते हैं। ये बेटा हमारे वावैन के 5 सवाल हो गए। दोबारा फिर सुन लेंगे, एक बार फिर बता रहा हूँ। इसमें से ये सवाल से मिसाल बन सकती है, इस सवाल से मिसाल बन सकती है, इससे मिसाल नहीं बन सकती, इससे मिसाल नहीं आ सकती, इससे मिसाल नहीं आ सकती। मिसालों से हम इसे साबित करते हैं। ये हमारी मिसालें हो गई। पहला है किसी का कौल नकल करने के लिए कायदे आज़म ने फरमाया काम, काम और काम। करेगा क्या वो? अब यहाँ तो ये अलामत भी आ रही है, ये अलामत भी आ रही है, ये अलामत भी आ रही है। तो जो अलामत वो आपसे मांगना चाहेगा वहाँ आपको वो डैश डैश डॉट डॉट लगा देगा। मीन यहाँ डॉट डॉट लगाएगा, यहाँ डॉट डॉट लगाएगा। आप जान लेंगे कि वो यहाँ आपसे वावैन की अलामत मांग रहा है। ये वावैन हो गया। किसी दाना का कौल है, अलामतें फिर मुख्तलिफ इस्तेमाल हो रही हैं। सांच को आँच नहीं। ये मिसालें मैंने पहले भी दी हैं आपको। फ़र्क कैसे मालूम करेंगे? फ़र्क मालूम होगा आपसे वो जगह छोड़ेगा। यहाँ मैं मिसाल देकर दिखाता हूँ आपको। किसी दाना का कौल है, यहाँ कुछ नहीं लगा होगा। सांच को आँच नहीं, यहाँ वो ऐसी जगह छोड़ेगा। अगर ऐसी जगह छोड़ेगा तो इट मीन आपसे वावैन मांग रहा है। किसी दाना का कौल है, जगह यहाँ छोड़ेगा। सांच को आँच नहीं। मखसूस जुमले हैं, ये मखसूस अलामतों के मखसूस जुमले हैं। अब उसने जगह यहाँ छोड़ी तो इट मीन कि यहाँ आपसे वो राब्ता की अलामत मांग रहा है, यहाँ आपसे वावैन की अलामत मांगी जा रही है। इस तरह से आप डिफरेंशिएट करेंगे, इस तरह से आप इसको समझेंगे और इस तरह से समझना आपके लिए फिर आसान भी होगा। आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने
ये दो मिसालें दे ली, इसकी मिसालें हैं। आगे हमने कहा किसी पर तंज करने के लिए भी ये अलामत इस्तेमाल की जाती है। ये मिसाल फिर सुन लेंगे, हरगिज़ नहीं आएगी। इसमें से सिर्फ सवाल आ सकता है, ये सवाल पूछेगा सिर्फ, इसकी मिसाल नहीं आ सकती। मिसाल मैं दे रहा हूँ। अच्छा आप शायर हैं, अच्छा आप शायर हैं। जब लफ्ज़ आपने अच्छा लगा दिया तो ये जुमला आपका तंज में तब्दील हो गया। मिसाल नहीं आ सकती, सवाल पूछा जा सकता है। अच्छा आप ही, अच्छा आप ही वो परी चेहरा हैं, तंज हो रहा है। किसी ने किसी के मुतालिक बताया कि उसका दोस्त बहुत खूबसूरत है। अब जब दोस्त को देखा तो वो काला भुतना निकला, तंज कर रहा है। अच्छा आप ही वो परी चेहरा हैं। इसे हम कामाज में लिखते हैं, जिसे लिखने में इस्तेमाल होता है, बोलने में भी इस्तेमाल होता है। मिसाल इसकी नहीं आएगी। यानी वो परी चेहरा नहीं था मगर ख़ुद को परी चेहरा समझता था। इसलिए हमने तहरीर में अगर जब हम इसे कामाज में लिखेंगे तो ये हमारा जुमला तंज़िया हो जाएगा। तंज के लिए आ गया, किसी लफ्ज़ को मखसूस करने के लिए। फलों के बेशुमार फ़वाइद हैं, लेकिन आम पे ज़ोर पड़ा के क्या कहने। किसी लफ्ज़ को मखसूस करने के लिए, अब मैंने मखसूस करके दिखाया। पाकिस्तान के बेशुमार शहर हैं, इसी की मिसाल एक और दे रहा हूँ। पाकिस्तान के बेशुमार शहर हैं, लेकिन मुल्तान जोर दिया गया। लेकिन मुल्तान मखसूस हो गया। अपनी मिसाल आप है। अगला हिस्सा हमारे पास, अगला सवाल हमारे पास है, किसी इक्तिबास को नकल करने के लिए। इक्तिबास कहते हैं पैराग्राफ को। ज़रूरी नहीं कि कौल मुख्तसर ही हो। कायदे आज़म ने फरमाया ये अलामत आ गई राब्ता की। यहाँ से हमारे इन्वर्टेड कामा शुरू हो गए। अब क्या फरमाया? कायदे आज़म ने इतनी बड़ी बात फरमाई, इक्तिबास हो गया। मिसाल नहीं आएगी, ये इक्तिबास हो गया। ये कायदे आज़म ने फरमाया। तो इक्तिबास नकल करने के लिए सिर्फ सवाल आपसे पूछेगा, इक्तिबास नकल करने के लिए भी ये अलामत इस्तेमाल की जाती है। ये रमूज़ो काफ से हमारी 2 अलामतें और हुई। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले लेक्चर में अगली कुछ और अलामतें पढ़ी जाएंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ज़िंदगी बख़ैर, ज़िंदगी ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।